हेलो बच्चों, हिंदुस्तान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज फिर मैं एक अगली क्लास लेकर आज मैं फिर एक क्लास लेकर आया हूं। मैं इस क्लास के विषय में बताऊंगा कि जितने भी हमारे जो 11वीं के छात्र हैं वो अब 12वीं में जाएंगे, ठीक है। उन सभी के लिए मैं एक क्लास लेकर आया हूं हिंदी का। तो आप लोग जुड़ना ना भूलें हिंदुस्तान क्लासेस से, कि ताकि आप लोग का स्कोर अच्छा से अच्छा आवे। आइए हम लोग इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा अच्छा स्कोर आएगा 12वीं के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, और किस प्रकार से हम लोग कैसे शेड्यूल बनाएंगे तो हम लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या हमारी विषय सूची है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आपसे एक यही वादा करूंगा, मैं आपसे यही एक बात कहूंगा कि जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत भी ना टूटे। मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो आइए इसी पंक्ति के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं हिंदुस्तान क्लासेस पे, ठीक है। और इस यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम 2026-27 बोर्ड की परीक्षा से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं 12वीं के हिंदी के हिंदी पढ़ने वाले जितने छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके उनसे संबंधित मैं आज आप लोग के बीच एक शानदार लाजवाब मैं क्लास लेकर आ गया हूं। आप इसे देखना नहीं भूले और जुड़ना नहीं भूले। जितनी अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ने का प्रयास करेंगे, उतनी ही अधिक से अधिक संख्या में मैं आपको एक एक पंक्ति को बताने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी क्लास आज ही नहीं चलेगी, आपकी पूरे 365 दिन में जितनी क्लास हो जाए उतनी क्लास चलेगी, कि ताकि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो और आपका स्कोर अच्छा आवे, ठीक है। तो आइए इस संबंध में इस बातों को हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है, इसकी विषय सूची क्या है, इसमें क्या क्या तथ्य को हम लोग को जानना है। तो आइए देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, हमने यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर लिख रखे हैं कि किस प्रश्न में कितना नंबर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सभी सारी बातें हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है भाई। तो चलो आओ देख। पहले तो कह रहा है हिंदी गद्य। सर्वप्रथम आएगा आपका हिंदी गद्य विषय सूची से। हिंदी गद्य विकास में क्या करना है, क्या चीजें है, क्या पढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यू टाइप से कितना प्रश्न बनेगा, वर्णात्मक प्रश्न से कितना शब्द बनेगा, कितना नंबर बनेगा भाई, कितना प्रश्न बनेगा। तो आओ देखते हैं उस सब की बातों की चर्चा करते हैं। देखो अब आएगा आपका हिंदी का उद्भव एवं विकास। हिंदी का उद्भव एवं विकास, इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, जैसे हुआ शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, ठीक है, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। ये सब एमसीक्यू हैं, ठीक है भाई। एमसीक्यू एक क्वेश्चन है, और ये आपको देंगे 5 नंबर। ये आपको देंगे 5 नंबर। इसमें से 5 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय में, 5 प्रश्न आपके एमसीक्यू से आएंगे, और इन तथ्यों से आएंगे भाई, ठीक है। 5 प्रश्न आएंगे। टोटल आपका 20 नंबर का एमसीक्यूज होता है, और इसमें से 5 नंबर आपको ये देगा। उसके बाद आइए बताते हैं, उसके बाद आपके काव्य साहित्य से, काव्य साहित्य का विकास जिसे आप पद्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। काव्य साहित्य का विकास से आपको 5 नंबर मिलेगा। देखो यहाँ पर हमने दर्शा रखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है आधुनिक काल, भारतेंदु युग, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और नई कविता इत्यादि प्रकार। इन सभी चैप्टरों से, इन सभी तथ्यों में आपको मिलेगा 5 अंक मिलेगा एमसीक्यू, एमसीक्यू, ठीक है। 5 अंक मिलेगा। तो कितना आप पा गए, 5 और 5 प्लस कर दिए तो कितना पा गए भाई, 10 अंक आप अर्जित कर लिए। अब बचा 10 नंबर, तो आओ उस चीज को भी देख लेते हैं। अब देखो, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लिखे हैं
कि पाठ्यक्रम में आधारित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम से आधारित गद्यांशों पर 10 नंबर बनते हैं, जो आपके वर्णनात्मक रहते हैं यानी प्रश्नोत्तर रहते हैं, और 10 नंबर बनते हैं भाई, 10 नंबर। गद्यांश से आपको 10 नंबर मिलेंगे। वर्णनात्मक रिटेन मतलब लिखना रहेगा, थियरी रहेगा, समझे तो। अब उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से कह रहा है पाठ्यक्रम निर्धारित पद्यांशों पर आधारित आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और इससे भी 10 नंबर रहेगा। तो यहां से 10 और यहां से 10 दोनों मिलाकर के कितना होगा भाई, 20 हो गए ना। अब आगे देखो, अब उसके बाद से कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, इसकी शब्द सीमा जो अधिकतम शब्द सीमा रहेगी वो 80 शब्दों में आपको लिखना होगा, और यह आपको देगा 5 नंबर। यह आपको कितना देगा भाई, 5 नंबर देगा। ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, पाठ्यक्रम से निर्धारित जो कहानियों का सारांश होगा उससे संबंध, उसमें उद्देश्य पर आधारित प्रश्न जितने भी आएंगे उसकी जो अधिकतम शब्दों की समय सीमा होगी वो भी 80 वर्ड होगी, और 80 वर्ड आपको लिखने के बाद आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 5 अंक। ठीक है। तो ये इन दोनों को मिला करके फिर से आप यहाँ पर 10 नंबर अर्जित कर लिए, तो आप 20 10 30 10 20 30 और 30 हो गया, और यहाँ से 30 10 40 नंबर आप अर्जित कर लिए। टोटल 70 में 40 नंबर का काम आप तो कर ही दिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण शब्द सीमा जो होगी अधिकतम, ठीक है, शब्द सीमा होगी जो अधिकतम 80 वर्ड, और यहां से भी आप 5 नंबर अर्जित कर लेंगे। 5 इंटू 1 इक्वल 5, 5 अंक। ठीक है। आप यहां से भी 5 नंबर अर्जित कर लोगे। जो मैं बात बता रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बेहिचक बोलोगे कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसमें से क्या अभी तक नहीं समझे? देखो, यह एक शेड्यूल है पढ़ने का और लिखने का, कि आप एकदम क्रमबद्ध रूप से आप पढ़ाई करते हैं, लाइन बाय लाइन अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल कामयाब होंगे, बिल्कुल आपका अच्छा नंबर आएगा। और मैं एक ही विषय की बात नहीं कर रहा, मैं सभी विषय की बात कर रहा हूं कि अगर आप शेड्यूल बनाकर रणनीतियां बना करके अपनी पढ़ाई करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होगा ही होगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें कि ताकि आपका क्लास सॉरी आपका परसेंटेज अच्छा हो। ठीक है। अभी से नहीं प्रयास करेंगे तो बाद में प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। उस टाइम आपके सर पे अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं, अन्य प्रकार का कार्य करना रहता है। इससे क्यों ना हम लोग पहले ही अपनी तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि जब घर वही टिकता है जिसकी नींव मजबूत होती है, जिसका पिल्लर मजबूत होता है। ये नहीं कि नीचे का खुदरा फुदरा लगा दिया, ऊपर एकदम चकमकाने लगे तो घर जल्दी ही उलट पलट जाएगा। तो क्यों ना हम लोग जड़ अपनी मजबूत करें, क्यों पलाई के चक्कर में ना पड़े भाई। जड़ पे हमारी मजबूत रहेगी तो हमारा जो आगे वाला समय रहेगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें समझ रहे हो आप लोग? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ तो भाई, समझ रहे हो ना? चलो अच्छा है। चलो, तो अब इतनी बातें हमारी हुई क्लियर। अब इसके आगे वाले तथ्यों को हम लोग जानेंगे। ठीक है भाई, इतनी तो हमारी हुई बातें क्लियर। जितने लोग देख रहे हैं इन सेशन को बस शेयर करने का कार्य करिएगा आप लोग। ठीक है। जितने विद्यार्थी, मैं उनसे यही आग्रह करना चाहता हूं भाई कि जितने लोग हैं उस सेशन को शेयर करने का काम करेंगे। ठीक है। जितने विद्यार्थी हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सेशन को शेयर करने का काम करें। ठीक है। अब आइए, वो तो खंड क था, खंड क था।
अब रहेगा जो खंड ख। ठीक है भाई, खंड ख से संबंधित प्रश्नों को जानेंगे हम लोग। खंड ख से संबंधित प्रश्नों को पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अनुवाद, ठीक है। और ये आपको देगा भाई, ये आपको देगा 7 अंक। ठीक है, ये आपको देगा 7 अंक। उसके बाद से आ जाए, ये तो क नंबर था। उसके बाद ख नंबर देखते हैं क्या कहता है भाई। जो ख नंबर है उसको देखें तो ये कह रहा है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। अनुवाद, और ये आपको देगा 2 + 5 = 7 अंक। इतनी बातें क्लियर है भाई? इतनी बातें क्लियर है? दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताएं आप लोग। दिख रहा है ना? चलो अब आगे देखो। जितने नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सेशन को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद से हमारी जो अगला तथ्य है वो देखें। कह रहे कि लोकोक्ति एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग, और ये आपको देगा 1 + 1 = 2 नंबर देगा। ठीक है। उसके बाद से जो हमारा अगला तथ्य है वो है अपठित गद्यांश पद्यांश। पठित गद्यांश पद्यांश, और इससे मिलेगा हम लोग को 5 अंक। ठीक है, इससे मिलेगा 5 अंक। और देखें इसमें अब
देख कह रहे कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर। शब्दों में सूक्ष्म अंतर से आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द इससे भी मिलेगा आपको 1+1 = अंक। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यों केवल 2। वाक्य केवल 2। इन तथ्य से आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको मिलेगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन। वाक्यों में त्रुटि मार्जन लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां। ठीक है, और ये भी आपको देगा 2 अंक। ठीक है भाई, देखिए सब कुछ समक्ष ही है, फिर से देख लो भाई। कह रहे कि पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य संदर्भ सहित आप अनुवाद करते हैं तो आपको मिलते हैं 7 अंक। ठीक है, किससे मिलते हैं भाई? तो गद्यांश से मिलते हैं। इसी तरह पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य का अगर संदर्भ सहित आप हिंदी में अनुवाद करते हो तो इससे भी 7 नंबर मिलता है, आपको मिल जाता है टोटल 14 नंबर। ठीक है, गद्य पद्य से। उसके बाद आते हैं और लोकोक्ति और मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग करते हैं, स्पष्ट करते हैं, तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। ठीक है, अपठित गद्यांश पद्यांश से आपको मिलते हैं 5 नंबर, 5 अंक मिलते हैं। ठीक है, फिर शब्दों में सूक्ष्म अंतर, शब्दों में सूक्ष्म अंतर से आपको मिलेंगे 2 अंक। उसके बाद से अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द से भी आपको मिलेंगे 2 अंक। अनेकार्थी शब्द से भी आपको मिलेंगे 2 अंक। उसके बाद से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में वाक्य केवल 2, इस प्रश्न से आपको मिलेंगे, इस चैप्टर से मिलेंगे आपको 2 अंक। उसके बाद फिर से कह रहा है कि वाक्यों में त्रुटि मार्जन लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां से आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, आप आपको मिलेगा 2 नंबर। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, इतनी बातें समझ रहे हो तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं और नोट करते हैं भाई। काव्य सौंदर्य के तत्व।
काव्य सौंदर्य के तत्व से आपको मिलेंगे 2 अंक। ठीक है। अब काव्य सौंदर्य के तत्व में क्या क्या आ जाएंगे भाई? तो पहले आएंगे रस। ठीक है, रस। और रस में आपको मिलेंगे पहला श्रृंगार करुण, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर एवं शांत रस, वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण एवं ठीक है उदाहरण। इनसे आपको 2 अंक यहाँ पर प्राप्त हो गए। उसके बाद से ख से संबंधित बातों को जाने भाई। अलंकार। अब अलंकार से आपको कितने नंबर मिलते हैं भाई? अलंकार से, अलंकार में आता है पहला शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में आते हैं अलंकार अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, लक्षण एवं उदाहरण। इससे आपको मिलते हैं 1+1 = 2 अंक। ठीक है भाई। अब उसके बाद से दूसरा जो नंबर है वो क्या है भाई? तो दूसरा नंबर आपका है अर्था अलंकार। अर्था अलंकार। और इससे आप इसमें आते हैं उपमा रूपक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, व संदेह अलंकार, व संदेह अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण। लक्षण एवं उदाहरण। ठीक है, 1+1 = 2 अंक। ठीक है भाई। अब उसके बाद से आता है छंद। उसके बाद आता है भाई ग नंबर छंद। और छंद में आते हैं मात्रिक, चौपाई, दोहा, सोठा,
कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण। उदाहरण, ठीक है। इसके बाद इससे आपको मिलते हैं 1+1 = 2 अंक, ठीक है भाई। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें आप समझ रहे हो। इतनी बातें क्लियरली समझ रहे हो। देख लो, अब फिर से देख लो इसको। काव्य सौंदर्य तत्व से आपको मिलेंगे 2 अंक। उसके बाद से रस से मिलेंगे। रस में कौन कौन सा रस होगा? तो श्रृंगार रस होगा, करुण होगा, हास्य होगा, वीर एवं शांत रस होगा, ठीक है। इस इन सभी के क्या लिखने होंगे? लक्षण लिखने होंगे और इसको उदाहरण से स्पष्ट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अलंकार। अलंकार में कौन कौन से अलंकार होंगे? तो शब्द अलंकार होंगे, अर्थालंकार होंगे। अब अर्था अलंकार में कौन कौन, शब्द अलंकार में कौन से होंगे? तो अनुप्रास होंगे, यमक होगा, श्लेष होगा, ठीक है, और श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण होगा, ठीक है। अब इन दोनों कार्य करते हैं तो आपको मिलते हैं 2 अंक यहाँ पर, ठीक है। अब देखो फिर से आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान व संदेह अलंकार। इनके भी क्या करने होते हैं? लक्षण एवं उदाहरण स्पष्ट करने होते हैं। तो आपको मिलते हैं 2 अंक मिलते हैं इन दोनों को करने के बाद, ठीक है भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है छंद। छंद से आपको मिलते हैं मात्रिक छंद, चौपाई, दोहा, सोठा और कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण सहित स्पष्ट करना होता है। और आपको इनमें से मिलते हैं 2 अंक। इनमें से कोई भी लिखना रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी, कोई भी एक करना रहेगा और उनके लक्षण और उनके स्वभाव को बताना रहेगा और उदाहरण सहित स्पष्ट करना होगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है आप लोग की। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हम आगे हमारा है पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लेखन में निम्नलिखित में से किसी एक पर, में से एक पर नियुक्ति आवेदन पत्र, नियुक्ति आवेदन पत्र आपको देंगे 6 नंबर, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर आपका है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त हेतु, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, ऋण प्राप्त करने का आवेदन, आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद से 3 नंबर जो होगा अपने नगर या गांव की सफाई हेतु, अपने
नगर या गांव के सफाई हेतु, ठीक है, सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद निबंध, निबंध से प्रश्न होंगे और क्या होंगे भाई, विज्ञान संबंधी, वाणिज्य संबंधी, फिर शिक्षा संबंधी, कृषि संबंधी, फिर सामाजिक संबंधी, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर, सामाजिक एवं राजनीतिक, नैतिक चेतना पर, ठीक है, आधारित, देख लो यही होता है कभी कभी ये लाइट भी ना, आधारित जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और पर्यावरण से, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। यहां से आपको मिलते हैं 9 अंक, ठीक है, यहां से आपको मिलते हैं 9 अंक। उसके बाद देखिए पाठ्य वस्तु संबंधित, पाठ्य वस्तु में सामान्य हिंदी विषय के लिए, सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्यवस्तु, निम्नलिखित 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 पाठ्यवस्तु पाठ्यवस्तु, ठीक है, निम्नलिखित पाठ्यवस्तु। आइए इसको समझते हैं। पत्र लेखन से आता है, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या करना है, आपको पत्र लिखना है जो आपको देंगे 6 अंक, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, करेक्ट नियुक्ति आवेदन पत्र भी हो सकता है भाई, ये भी आ सकता है, इसमें से भी आपको लिख लेना है। या नहीं तो बैंक से संबंधित किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु, ऋण यानी लोन लेने हेतु आपको देने होंगे आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद से अगला कह रहा है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को
प्रार्थना पत्र, ये भी आपको 6 अंक देंगे। उसके बाद से आता है निबंध, जो आपको 9 नंबर देता है। कितने नंबर देता है? 9 अंक देता है। इसको समझो। निबंध में क्या क्या आएगा? विज्ञान आएगा, वाणिज्य आएगा, शिक्षा आएगा, कृषि आएगा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। उनमें से एक ही प्रश्न करना है और वह प्रश्न आपको 9 नंबर देंगे। एक नंबर नहीं देगा, 1-2 नंबर नहीं मिलेगा, सीधे 9 नंबर आपको मिलेगा। तो आप लोग को इस हिसाब से पढ़ना है कि इस 9 नंबर को भी आपको अर्जित कर लेना है। ठीक है भाई। अब आओ हम लोग अब पाठ्य वस्तु को समझेंगे। नीचे दिया गया है पाठ्य वस्तु सामान्य हिंदी विषय से निम्नलिखित पाठ्य वस्तु। ठीक है, हम लोग गद्य पद्य और काव्यांश सहित अध्यायों को जानेंगे अब। ठीक है, उसके बाद से क्लास को बताएंगे कि आगे इसमें कौन कौन से खंड काव्य आएंगे, कहाँ से सम्मिलित होंगे, किस प्रकार की बातें होंगी। ठीक है, इन बातों पर चर्चा करेंगे। लिख लो यहाँ से पाठ्य वस्तु। सामान्य हिंदी विषय के लिए निम्नलिखित पाठ्य वस्तु का अध्ययन। पाठ्य वस्तु अध्ययन करना होगा। ठीक है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। निर्धारित पाठ्य वस्तु। एक साइड से लिख लेंगे हम लोग लेखक को और एक साइड से लिख लेंगे हम लोग कृतियां, रचनाएं। एक साइड हम लोग इनका नाम पूरा फिल कर लेंगे। पहले नंबर पर आएंगे हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। वासुदेव शरण अग्रवाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से प्रोजी सुंदर रेड्डी। सुंदर रेड्डी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और उसके बाद आते हैं अंतिम में हरिशंकर परिशाई। परिशाई। ठीक है, हरिशंकर परिशाई। दिख रहा है?
हेलो बच्चों, अब हम लोग उसके आगे देखेंगे, जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे अब उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसके आगे उसके आगे जो ये हमारा विषय सूची है उससे संबंधित बातों को जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन कौन सा हमको अध्याय पढ़ना है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो और कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको भी बात बता दें आपको। ठीक है, और इन सभी बातों को जानते हैं। ये हमारा विषय सूची से संबंधित जो हमारा अध्याय है। ठीक है, अभी तक हम लोग जाने कि किस खंड में कितना नंबर आपको प्राप्त होगा, ये सभी हम अभी अभी तक बातें जाने। लेकिन अब हम लोग जानेंगे इसके आगे जो हमारा अध्याय है, जिसे हम लोग पूरे ईयर्स हम लोग को कंप्लीट करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो आइए उसके विषय में जानते हैं और समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप लोग सेशन को सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग शेयर करने का काम करो, क्योंकि जितनी अधिक संख्या में आप शेयर करोगे उतनी फायदा होगा आपके अपने दोस्तों का। ठीक है, अपने भाई बंधुओं का, कि उनका भाई अच्छा स्कोर आ सकेगा। ठीक है, अगर कोई अनुज भी ये क्लास को देख रहा है तो अपने सीनियर भाई को ये शेयर करें, कि ताकि वो जो जो आपके भाई जो 12वीं में हैं उन तक ये क्लास शेयर करें, कि ताकि वो लोग देखें और समझें। अगर उनको अच्छा लगे तो इस क्लास को देखें और कंटिन्यूटी बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि जैसे ही मैं क्लास को अपलोड करूं आपके मोबाइल पे या लैपटॉप में या टैबलेट में सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को अब आरंभ करते हैं। ठीक है भाई, देखो, तो अब ये देख लो, ये हमारा पहले तो हम लोग गद्य से संबंधित बातों को जानेंगे, उसके बाद काव्य से यानी पद्य से संबंधित बातों को जानेंगे। देखो, गद्य से संबंधित बातों में मैं बताऊं तो आपके 1 2 3 और ये हुआ 4 5, 5 अध्याय आपको पढ़ना है। 5 लेखकों के अध्याय पढ़ना है। जो पहला आपका आता है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा आपका है भाषा और आधुनिकता, उसके बाद से चतुर्थ में आपका तेजस्वी मन के संपादित अंश, और उसके बाद से एक लास्ट में है रॉबर्ट नरसिंह होम। 6 है का? हाँ 6 है। एक नीचे है हरिशंकर प्रसाद जी। निंदा रस, निंदा रस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप, ये 3 जो अध्याय जो मैं आपको बता रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो इन अध्यायों को हम लोग ज्यादा बार कवर करने का प्रयास करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, कि ताकि हमारे माइंड में बैठ जाएगा और जैसे ही पेपर में आएगा तो सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कि और अच्छा जैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छा अंक हमारा आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इतनी बातें जाने। ठीक है, अब उसके बाद जानते हैं, उसके बाद जानिए, उसके बाद आपका यह पद्य से, यानी पद्य कहें तो पद्य संस्कृत शब्द है काव्य, काव्य से, काव्य से मैं आपको बताऊं तो काव्य से आपके जो अध्यायों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल अध्याय पढ़ना है काव्य से। ठीक है, और कौन कौन सा अध्याय है और किसका है, ठीक है, क्या संबंध है इसका भाई। तो देखो, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की, उपाध्याय हरिऔध जी की पहली जो ये यहाँ पर आपकी दर्शाई गई है अध्याय, वो उसका नाम है पवन दूतिका। क्या नाम है इसका भाई? पवन दूतिका। ठीक है, पवन दूतिका काव्य से यह पहला चैप्टर है। उसके बाद से केकई का अनुपात गीत। ठीक है, ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है। उसके बाद से तीसरा अध्याय आपका आता है नौका विहार, नौका विहार बापू के प्रति परिवर्तन। ठीक है, ये आपका सुमित्रानंद पंत जी का है, सुमित्रानंद पंत जी का यह अध्याय है। उसके बाद से आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी की जी का अध्याय है क्या? श्रद्धा मनु गीत। ठीक है, श्रद्धा मनु गीत। उसके बाद आती है हमारी महादेवी वर्मा जी, और महादेवी वर्मा जी का अध्याय का नाम है क्या? गीत। ठीक है, उसके बाद से आते हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर की दिनकर का अध्याय क्या है भाई? अभिनव मनुष्य पुरूरवा उर्वशी। ठीक है, इन सभी की विशेषता जब क्लास आरंभ होगी तो बताया जाएगा। उसके बाद से आते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा, जो इनकी हिरोशिमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण
कहें तो अध्याय है मैंने आहुति बनकर देखा। ठीक है, ये दोनों जो पंक्ति है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहें तो पेपर में इनमें से प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो इन अध्यायों को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे। देख ले, मैं बता दूं आपको, कैकई अनुपात, पवन दूती, नौका विहार, गीत, और ये आपका हिरोशिमा, ये 4-5 अध्याय ऐसे हैं जो आपके पेपर से इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। तो हम लोग इसको बेहतर तरीके से पढ़ने का कार्य करेंगे। वैसे तो हम लोग सभी क्लास को बेहतर तरीके से पढ़ने का कार्य करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा हम लोग का इस पे ध्यान देना है कि ताकि हम लोग का जब एग्जाम्स आए, एग्जाम में पेपर प्रश्न आए, तो हम लोग देखते ही मन में आ जाए कि इसका उत्तर यही होगा। ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, जल्दी से जल्दी संग। अब उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा आपको लाइट का फेस्टिवल आएगा तो उसमें देखिए आप लोग, घबराइए नहीं, सॉरी। देखें आप लोग कथा साहित्य, ये क्या हो रहा है, देखिए कथा साहित्य यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, कथा साहित्य निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी नाटक की बात करें तो, नाटक संबंधित बातों की बात करें तो भाई पहला आता है अध्याय ध्रुव यात्रा, पंचलाइट। ठीक है, उसके बाद से लाठी, बहादुर, इनमें से किसी एक को करना रहता है, लेकिन हम लोग चारों अध्यायों को इतने बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि ताकि आपको एमसीक्यू से भी इसमें से एक आध क्वेश्चन बनता है तो उससे सॉल्व करने में हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, हम लोग एक एक अध्याय को, एक एक टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हमारा एक नंबर भी इधर से उधर ना हो, क्योंकि हमारा एक नंबर ही बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, हम लोग को ये मन में नहीं बैठाना है कि हमारा 5 नंबर वाला प्रश्न है मैं उसी को सॉल्व करूंगा और किसी को नहीं करूंगा, तो भाई आपका परसेंटेज खराब हो जाएगा। जब आप एक एक प्रश्न के लिए आप सोचोगे कि 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला प्रश्न मैं ना करूं, तो आपका बहुत नंबर का लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको छोटे छोटे हाफ नंबर भी अगर मिल रहा है वहां पर, तो आपको अगर सॉल्व करने आ रहा है, थोड़ा सा ही करने आ रहा है, तो उसको कर दिया करो। क्योंकि पेपर में जब एग्जामिनर बैठते हैं और देखते हैं आपकी कॉपी, तो देखते हैं कि बच्चा लिखा क्या है और क्या तथ्य लिखा है। पूरी कॉपी को भी ऐसे नहीं भर देना है, यानी कुछ नहीं आ रहा है तब ये सब कार्य करना है। लेकिन जब आपको आ रहा है, आप प्रश्नों का उत्तर सही जानते हो, तो आप उसको उतना ही लिखने का प्रयास करो, जितना बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है। ठीक है, जितना आपका प्रश्नों का उत्तर मालूम है उतना लिखोगे तो आपको अच्छा अंक जरूर मिलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें किसी प्रकार की दो राय बात नहीं है, दोहरी बात नहीं है। अभी तक हम लोग इतनी बातों को हम लोग जाने। ठीक है, इतनी बातों में किसी को कहीं से कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है कि सर इसके बाद भी कोई अध्याय है तो बता सकते हैं। तो भाई मैं बता दूं आप लोग को, इसके बाद से आपका हिंदी व्याकरण ही आएगा, और हिंदी व्याकरण से संबंधित बातों को हमने बता दिया है पिछले थोड़े से पहले। ठीक है, जिसमें मैंने नंबर से संबंधित बातों को बताया था। ठीक है, अब आइए अब आगे अब बातों को हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस प्रकार की विसंगतियों का सामना करना है हमें। ठीक है, और हमें इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से मेहनत करना है कि हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा आवे। जब आपका स्कोर आवेगा अच्छा, तो हमें लगेगा कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है। तो इस प्रकार से मेहनत करना है हमें। ठीक है, आपको भी और हमें भी, हम दोनों लोगों को इस प्रकार से मेहनत करना है कि हमारा जो कार्य हो संपूर्ण तरीके से अच्छा हो और अच्छा से अच्छा अंक आवे। ठीक है, इस प्रकार से मेहनत करना है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब चलिए आगे हम लोग बातों को जानेंगे, आगे अगले तथ्य को जानेंगे कि अगली बात में क्या 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 विषय सूची से और संबंधित बातें हैं, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को, सॉरी 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 सॉरी, देख रहे हैं भाई, यही है थोड़ा सा, ये अभी सेटअप नहीं बैठा है ना भाई अच्छे से, तो इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। ये लाइट को मैं क्या ही बोलूं। हाँ, एक बात मैं कहूंगा सभी के लिए, हैप्पी होली भाई। ठीक है, देखो अभी ये गाना बजाना अभी हम लोग के गांव की तरफ होता है भाई, तो ये थोड़ी सी आएगी दिक्कत है, लेकिन चलो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग को पढ़ना है भाई मस्त से। होली खेलने के साथ साथ आप लोग को पढ़ना भी है। ठीक है, मस्ती करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को ड्रॉप नहीं करना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। और आइए हम लोग अब हम लोग जानेंगे खंड काव्य संबंधित सहायक पुस्तकों के विषय में। ठीक है, जिसमें आपके मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, रश्मि रथी
और ये क्या बोलते हैं, आलोक वृत्त और त्यागपति, श्रवण कुमार, इन प्रकार के जो खंड काव्य हैं, और ये किस किस जिले से संबंध रखेंगे, उन उन सब के विषय में मैं आपको अभी बताऊंगा। और उसके बाद से जो हमारा खंड ख में संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है, उसके विषय में जानेंगे कि हम लोग उस पाठ्य वस्तु में हम लोग कौन कौन से अध्याय को हमें पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, किस लेवल से तैयारी करना है कि हमारा अच्छा स्कोर हो सके। ठीक है, चलो आओ जानते हैं बिना बात किए। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमारा जो है हेडिंग रहेगा खंड काव्य सहायक पुस्तक। खंड काव्य खंड खंड काव्य सहायक पुस्तक। ठीक है, खंड काव्य सहायक पुस्तक। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, चलो देखो, चलो अब हम लोग लिखेंगे इसमें पहला तो पुस्तक तथा लेखक, 3 करके कॉलम बनाएंगे, आप लोग भी बना लेंगे कि ताकि आप लोग को लिखने में सुविधा हो। तो पहले तो हम लोग बनाएंगे पुस्तक तथा लेखक, पुस्तक तथा लेखक। ठीक है, उसके बाद से प्रकाशक, प्रकाशक, उसके बाद से अनुदानित जिले, अनुदानित जिले। ठीक है, अब आइए इसमें जानते हैं भाई, आप लोग कॉलम खींचना चाहें तो कॉलम खींच ले, ठीक है, और नहीं तो ऐसे ही रहने दो। पहले नंबर पे आते हैं हमारे मुक्ति युग यज्ञ, मुक्ति यज्ञ, जिसके रचनाकार हैं श्री सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, और प्रकाशक में कौन है भाई? राधा कृष्ण, राधा कृष्ण प्रकाशन अंसारी, प्रकाशन अंसारी, रोड दरियागंज नई दिल्ली, रोड दरियागंज दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली लिख लो भाई, इससे थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। इतनी बातें क्लियर है। और ये किस जिले से संबंध रखता है, यह जो नाटक है, यह जो खंड काव्य है, किस जिले से संबंध रखता है, कहाँ के विद्यार्थी हैं जो इस खंड काव्य को पढ़ेंगे कि ताकि उनका स्कोर हो सके। दूसरे जिले के खंड काव्य को आपको नहीं पढ़ना है, नहीं मेहनत करना है, नहीं जानना है भाई, आपको उस अपने जिले के लिए, अपने जिले से संबंधित खंड काव्य को पढ़ना है और उसे समझना है। तो मुक्ति यज्ञ से जो जिले आते हैं, मैं उन जिले का नाम यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। तो उन जिलों में नाम आता है कानपुर, जौनपुरी, कानपुर, उसके बाद से जौनपुरी, उसके बाद से आता है भाई मुरादाबाद, फैजाबाद, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, एटा, ललितपुर। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद जो हमारा दूसरा है खंड काव्य, वो है सत्य की जीत, सत्य
की जीत। और सत्य की जीत के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। श्री श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है। उसके बाद से प्रकाशक जो है इसमें ज्वाला प्रसाद विद्यासागर। कौन है भाई? ज्वाला प्रसाद विद्यासागर। विद्यासागर। ठीक है। और कहा? सेक्टर 29। ठीक है भाई, यहां लिख लेते हैं सेक्टर 29, केपी कक्कड़। केपी कक्कड़। कक्कड़। ठीक है। रोड प्रयागराज। रोड आएगा भाई प्रयागराज। ठीक है। और उसके बाद से यह कौन से जिले से यह सत्य की जीत संबंध रखेगा, कहाँ के विद्यार्थी इस खंड काव्य को पढ़ेंगे? तो आइए यहां पर देखते हैं। तो आएंगे इसमें लखनऊ, इटावा, बिजनौर। लखनऊ, इटावा, लखनऊ, इटावा, बिजनौर। कहाँ के भाई? बिजनौर। बिजनौर के बाद झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़। झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत। रामपुर, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद आता है भाई आपका बागी बलिया। ठीक है। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया, उत्तर प्रदेश। तो बागी बलिया वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए यह आपका खंड काव्य है। कौन सा खंड काव्य है? क्या नाम है इसका? तो सत्य की जीत। सत्य की जीत यह आपका खंड काव्य है। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे जानेंगे, आगे तथ्य को जानेंगे और समझेंगे। ठीक है भाई। देखिए, जो तो हम लोग पढ़ लिए थे, सत्य की जीत तक पढ़ लिए थे ना भाई। अब देखो आगे, आगे समझो। सत्य की जीत तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। सत्य की जीत एक बार और देख लो। जितने विद्यार्थी लखनऊ से बिलोंग करते हैं, लखनऊ, इटावा, लखनऊ, लखनऊ, इटावा, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत और बलिया, ये जितने विद्यार्थी हैं वो सत्यजीत खंड काव्य को पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है। उसके बाद से जितने विद्यार्थी आप लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं, जौनपुर से, मुरादाबाद से, फैजाबाद से, एटा से, ललितपुर से, इन जिलों से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो खंड काव्य है वो है मुक्ति यज्ञ। क्या है भाई? मुक्ति यज्ञ है। ठीक है। उसके बाद आइए अगले जो विद्यार्थी आप लोग का है जो रसीम रथी, तो वाराणसी से जितने विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, वाराणसी से संबंध रखने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए रसीम रथी है। वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, इन जिलों से जो भी विद्यार्थी बिलोंग करते हैं वे इस खंड काव्य को तैयार करेंगे, रसीम रथी। और रसीम रथी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। रसीम रथी के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? तो रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद आता है आलोक वृत्त।
आलोक वृत्त के रचनाकार बाबू गुलाब खंडेलवाल हैं, ठीक है, खंडेलवाल। उसके बाद से ये कहाँ पर प्रकाशित हुई? तो कमल प्रकाश किसने प्रकाशित किया? कमल प्रकाशन ने मुकुंदीगंज प्रतापगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर दर्शाया गया है भाई। जहां के प्रकाशक है मैं यहाँ पर पहले से दर्शा दिया हूँ, आप लोग देख लेंगे। आलोक वृत्त आप लोग को पढ़ना है। आलोक वृत्त के किस जिले से कौन से विद्यार्थी इसको पढ़ेंगे, तैयार करेंगे? तो आता है पहला प्रयागराज, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। उसके बाद से अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुर मिर्जापुर, ठीक है, मैनपुर और मिर्जापुर दोनों, सीतापुर। इन जिलों से जितने विद्यार्थी बिलोंग करते हैं, जितने विद्यार्थी जो संबंध रखते हैं इन जिलों से, वो सभी इन तथ्यों को पढ़ेंगे, ठीक है, इन खंड काव्यों को पढ़ेंगे। आइए अब आगे हम लोग जानेंगे। इतनी बातें क्लियर है? चलो अच्छा है। इतनी बातें प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आ रही हैं, तो वो उसे अच्छा अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, यहां तक मैं भी नहीं। तो आओ देखें। अब अगला है त्यागपथी। अगला जो खंड काव्य है वो है आपका त्यागपथी। लिखेंगे त्यागपथी। और त्यागपथी के रचनाकार कौन है? तो श्री रामेश्वर शुक्ल, श्री रामेश्वर शुक्ल, ठीक है, त्यागपथी से। और प्रकाशक कौन है? तो साहित्यकार संघ है, साहित्यकार संघ, ठीक है। और कौन सा जिला है भाई? दारगंज प्रयागराज, दारगंज प्रयागराज में ये प्रकाशित हुई। और ये कौन से जिला संबंध रखता है? तो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, उसके बाद से आते हैं गोंडा, शाहजहांपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी। इन जिलों से जितने विद्यार्थी हैं, इन जिलों से आगरा से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी और गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी इत्यादि इन जिलों से जो भी विद्यार्थी हैं वो त्यागपथी खंड काव्य को पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार है रामेश्वर शुक्ल जी हैं। जिसके रचनाकार कौन है? रामेश्वर शुक्ल जी हैं। इतनी बातें क्लियर है? इतनी तथ्यों को आप लोग समझ रहे हैं? इतनी बातों को समझ रहे हैं भाई? अब अगला जो है अंतिम चरण में श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। और श्रवण कुमार की रचना है श्री शिव बालक शुक्ल, शिव बालक शुक्ल। और इनके प्रकाशक हैं गौतम बंधु। कहाँ के भाई निवासी हैं? तो गोइन रोड, लखनऊ, गोइन रोड लखनऊ, ठीक है। और उसके बाद कौन सा जिला है भाई? तो मेरठ है,
मेरठ, आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद बस्ती, बस्ती के बाद रायबरेली, वो बरेली था, ये रायबरेली है, रायबरेली। उसके बाद हरदोई, बांदा, हरदोई, बांदा। उसके बाद बहराइच, हमीरपुर, बहराइच, हमीरपुर इत्यादि। जितने विद्यार्थी हैं जो जो मेरठ, मेरठ से, आजमगढ़ से, बस्ती से, रायबरेली से, हरदोई से, बांदा से, बहराइच से, हमीरपुर से इत्यादि इन जिलों से जितने विद्यार्थी संबंध रखते हैं, बिलोंग करते हैं, वो क्या करेंगे कि श्रवण कुमार खंड काव्य को आप अध्ययन करेंगे, जिनके रचनाकार हैं शिव बालक शुक्ल जी। शिव बालक शुक्ल जी इनके रचनाकार हैं, और प्रकाशक कौन है? तो गौतम बंधु जी है। कहाँ के निवासी हैं भाई? तो गोइन रोड के हैं। और गोइन रोड कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। हमारी राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इतनी बातें सभी लोग समझे भाई? इतनी बातें सभी की क्लियर हुई? इतनी बातें सभी की क्लियर है हुई तो बताएं। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितने नए बंधु हैं जो जुड़ रहे हैं क्लास से, वो चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य करेंगे। ठीक है, देखें आगे। आगे अब हम लोग जानेंगे खंड ख में संस्कृत हेतु। संस्कृत हेतु जो हमारे पाठ्य वस्तु है, उसको जानेंगे कि उसमें कौन कौन सा अध्याय है। ठीक है, और उसके बाद से आप लोग की क्लास अब अगले दिन जो 4 तारीख तो होली है, लेकिन 4 तारीख को होली है तो कोई बात नहीं, होली भाई दिन में खेला जाएगा, हम लोग उस टाइम तक हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी सुबह की क्लास है 5 बजे हिंदी की 12वीं की, तो सुबह में हमारी तो क्लास हो ही जाएगी, तो हम लोग क्लास लेंगे, क्लास को नहीं छोड़ेंगे। कोई इमरजेंसी ही आ जाएगी तो क्लास रह जाएगी, नहीं तो हम लोग अपनी क्लास को पूरा कवर करेंगे, क्लास लेंगे भाई, क्लास नहीं छोड़ने वाले, डेली बाय डेली आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो आइए, होली खेलने के साथ साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को भी जारी रखेंगे। सॉरी, ये भाई ये भी मेरा दोस्त है कभी कभी गिर ही जा रहा है, मैं क्या ही बोलूं इसके विषय में। ये लग रहा है मेरे से नाराज हो गया है, बार बार क्यों गिर रहा है भाई तू? सॉरी बंधु, ये नहीं मानेगा, ये मार खाने का कार्य कर रहा है। अरे भाई यहाँ पे रह ले। खंड ख, ठीक है, खंड ख अनिवार्य संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत हेतु। इतनी बातें क्लियर है? संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, पाठ्य वस्तु। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा अध्याय है इसको देखेंगे भाई।
पहला हमारा आता है भोजस्य औदार्यम। औदार्यम, भोजस्य औदार्यम, ठीक है। दूसरा है आत्माज्ञ एवं सर्वज्ञ, ठीक है। तीसरा है संस्कृत भाषायां महत्वम, संस्कृत भाषायां महत्वम। फिर 4 नंबर आपका आता है भाई जातक कथा। उसके बाद से 5 नंबर आपका महामना मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय की बात कर रहा है, लिखा है कि महामना मालवीय। उसके बाद 6ठा नंबर पंचशील सिद्धांत। पंचशील पंचशील सिद्धांत। अब हमारी ये विषय सूची कंप्लीट हुई, ठीक है। और एक एक बातों को हम आपको बताए हैं, ठीक है। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है, जितने भी विद्यार्थी हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य के विकास से संबंधित बातों को, और इसमें प्रमुख विधाएं और हिंदी गद्य का विभाजन काल, समय सीमा के विषय में जानेंगे। तो शुक्लोत्तर स्वातंत्र्योत्तर युग क्या होता है, उसे संबंधित बातों को जानेंगे। और शुक्लोत्तर युग क्या होते हैं, इन सभी बातों को, जितने एमसीक्यू प्रश्न पूछते हैं आपके 10 नंबर के, वो आपके सभी करा दिए जाएंगे। और उसको कराने के बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट भी देना होगा, उसमें बताना होगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, डेली बाय डेली आपको जुड़ना है। 5 बजे, सुबह 5 बजे की आपकी क्लास, 12वीं के जितने विद्यार्थी हैं सुबह की 5 बजे की क्लास रहेगी आप लोग की। और 10वीं के जितने विद्यार्थी हैं उनकी सुबह 7 बजे क्लास रहेगी। और हिंदी की और संस्कृत वाले जितने विद्यार्थी हैं वो सुबह में, मैं सोच रहा हूँ कि सुबह में ना करके उनको शाम को रखा जाए। शाम को 6 बजे से आपकी क्लास रहेगी। संस्कृत वाले जितने विद्यार्थी हैं उनकी क्लास 6 से 7 आपकी रहेगी। तो 6 से 7 आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। 10वीं वाले जितने विद्यार्थी होंगे, सुबह में आपकी 2 क्लास हो जाएगी हिंदी की, 10th और 12th, और संस्कृत की 6 बजे। देखिए मैं सुबह में कर देता, सुबह में मेरे पास अब टाइम ही क्या बचेगा, मैं आधे घंटे में तो भाई क्लास नहीं ले सकता ना। आधे घंटे में भाई तो थोड़ा बहुत इधर उधर तो करना पड़ेगा ना, सुबह का टाइम होता है, सूचनालय में भी जवाब देना पड़ेगा क्या। तो हम लोग को ऐसे पढ़ाई करना है कि ना आपको कोई दिक्कत हो, ना हमें कोई दिक्कत हो, और ना ही कोई टेक्निकल इशू हो, ठीक है। और हम लोग पढ़ाई करें। और मेरा टेक्निकल इशू ना, ये लाइट है, ये बार बार इतना ये गहरा प्रेम करता है मेरे से कि ये आ ही जाता है। कहते कि सर मैं भी पढ़ाऊंगा, आप ही क्यों पढ़ा रहे हो, और बार बार गिर जाता है। तो हमको इतनी बातों को ध्यान में रखना है जितना हमने आपको बताया है। आपको नियमतः अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना है। और अब हम अपनी क्लास, अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। उससे पहले पहले एक पंक्ति ना हो, मजा नहीं आएगा, ठीक है। उससे पहले एक पंक्ति ना हो तो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो आइए एक पंक्ति को क्रिएट करते हैं, देखते हैं। मैं लिखा हूं कहीं, हाँ, मैं उन बच्चों के लिए मैं एक पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूं। कह रहा है कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का
घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त। दुनिया को जीतने के लिए हौसला रखो मेरे दोस्त। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। यह तथ्य उन विद्यार्थियों के लिए है जो 10वीं में अच्छा खासा परसेंटेज 90 प्लस परसेंटेज ला दिए हैं। अब सोच रहे हैं कि ये क्या पढ़ना है, सर झूठे मुट्ठे बकवास करेंगे। ठीक है, अपनी खाली पीली टाइम का फोकट का जाएगा। क्यों ना हम थोड़ा इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं, थोड़ा इधर बात कर लें, थोड़ा उधर बात करें। ठीक है, कोई मेरे को वो बोला था, वो बोली थी, वो ऐसी बात, वो बात, ये बातें सोचेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि समय कब करवट लेगा कोई नहीं जानता है। आप कोहिनूर हैं, आप भाई अच्छा अंक लाए हो, ये नहीं मैटर करता है कि आप पुनः फिर से अच्छा, आपसे भी कोई विद्यार्थी अच्छा होगा, कहेगा नहीं मैं इनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा, और लग जाएगा, पूरा अपना समय लगा देगा पढ़ाई में। इसलिए मैं कहता हूँ कि सतर्क रहिए, सतर्क रहें, सावधान रहें, और मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। आपका मैं हिंदुस्तान क्लासेस पे पुनः स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बात जाते जाते कहता हूँ कि आप लोग की भी क्लास और विषयों की जो क्लास है आपकी अब से एक स्टडी जोन पर चलेगी, जो आपके पाठक सर वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे। और 5 तारीख से जुड़ना नहीं भूलिएगा। शाम के 7 बजे आपकी हिंदी के 10वीं के जितने विद्यार्थी हैं वो क्लास चलेगी उसमें। और फिर से अंग्रेजी, गणित, विज्ञान से संबंधित टॉपिक चलेगा। जो 10वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी उस प्लेटफॉर्म पे और विषयों की क्लास चलाएगी, लेकिन आपको हिंदी और संस्कृत की क्लास आपको हिंदुस्तान क्लासेस पे मिलेगी। आप लोग डेली सुबह में जुड़िएगा और जुड़ना नहीं भूलिएगा, और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि मुस्कुराने से गम कम होता है और पढ़ाई भी अच्छी होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वाणी को विराम देते, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपने कलम को विराम दीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा, हैप्पी होली। सभी को होली की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लेना भाई, इतनी मेहनत से तो कोई तो कर ही देगा।